नमस्कार, डीजीआरए विशेष में आपका स्वागत है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं महानिदेशक पुलिस सुधार श्री मैथिली शरण गुप्त। सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं, गुना, भोपाल सहित कई जिलों के पुलिस अधीक्षक रहे हैं। सीआरपीएफ में आईजी रहते हुए कश्मीर में उनकी तैनाती रही है, खासतौर पर जब आतंकवाद चरम पर था। बीपी बॉर्डर पुलिस फोर्स जो होती है उसमें भी 5 साल उन्होंने काम किया है। डीआईजी और आईजी के रूप में उनका बहुत यशस्वी सेवा काल रहा है। डीजी रेलवे रहे हैं, डीजी होमगार्ड्स रहे हैं। एक लंबा अनुभव उनको पास है पुलिस को लेकर। फिलहाल उनके जिम्मे पुलिस सुधार है और आप सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश में पुलिस सुधार की बहुत गंभीर आवश्यकता है। हम पुलिस से बहुत सारी अपेक्षाएं करते हैं, उम्मीदें करते हैं, आशाएं करते हैं। कई बार पुलिस उनमें से कुछ अपेक्षाओं उम्मीदों पर खरी उतरती है और ज़्यादातर पर हमको लगता है कि पुलिस वैसा नहीं कर पा रही है जैसा उसे करना चाहिए। कई बार हम भी पुलिस की अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरते हैं और हम भी पुलिस की वैसी एक नागरिक के तौर पर मदद नहीं कर पाते हैं जिस तरह से एक अच्छे नागरिक के तौर पर हमको पुलिस को मदद करना चाहिए। तो जो हालात और परिस्थितियां देश में पैदा हुई हैं उसके लिए अगर पुलिस जिम्मेदार है तो उससे पहले नागरिक भी जिम्मेदार है। इसलिए ज़रूरत महसूस की जा रही है कि पुलिस रिफॉर्मेशन हो, पुलिस सुधार हो, और यही जिम्मेदारी सीनियर आईपीएस ऑफिसर मैथिली शरण गुप्त को दी गई है। मैं उनसे सवाल करूंगा बहुत सारे मुद्दों पर। उनके तीखे और स्पष्टवादी तेवर देखकर आपको खुद को लगेगा कि आप कितने जाबाज, ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी से बात कर रहे हैं। गुप्त साहब, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू। जो पुलिस सुधार का जिम्मा भी आपके सामने दिया गया है, 2 हिस्से हैं, जैसा कि मैंने अपने उसमें शुरुआत में कहा कि एक हिस्सा तो है पुलिस के आचरण में, पुलिस की कार्यप्रणाली में, सिस्टम में सुधार का, और दूसरा सुधार की एक ज़रूरत है आम आदमी की पुलिस के प्रति रवैये में। दोनों में आप कैसे तालमेल बिठा रहे हैं? देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है। ये बात हमेशा क्वेश्चन रहा है कि पहले मुर्गी आई या अंडा आया, ठीक है ना। और इस विवाद में फंसने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पुलिस एक ऑर्गेनाइज संगठन है, लिहाजा सुधार की शुरुआत जो है वो पुलिस से ही होना होगी। जनता पहले उस सुधार को अविश्वास की दृष्टि से देखेगी, धीरे धीरे उसे वो विश्वास अर्जित करना होगा और अपनी पैठ बनाना होगी। तभी जो है सही मायने में पुलिस सुधार संभव होगा। और मेरा इसमें बहुत ज़ोर से मानना है कि वर्तमान लूली लंगड़ी व्यवस्था में आमूलचूल सुधार की आवश्यकता है, और ये सुधार जो है प्रशिक्षण से नहीं आने वाला है, क्योंकि मेरा ये बहुत ज़ोर से मानना है कि ज्ञान की कमी नहीं है, इंटेंशन की कमी है। तो मकसद ठीक नहीं है, उद्देश्यहीनता है। नहीं, उसका उद्देश्य उसको बहुत जोर से स्पष्ट है। वो केवल पब्लिक पॉलिसी से मेल नहीं खाता है, अदरवाइज उसे उसका स्पष्ट बड़ा क्लियर है कि मुझे यहाँ सर्वाइव करना है, सभी को लोगों को खुश रखना है, पैसे बनाना है। तो उसको अपना उद्देश्य अपना खुश रखना है, उसको अपना उद्देश्य बहुत क्लियर है। वो उसका उद्देश्य आपके उद्देश्य से मेल नहीं खाता है। अच्छी पुलिसिंग से उसका कोई लेना देना नहीं है। सर, जो पुलिस में भ्रष्टाचार है, आपने कहा कि उसका उद्देश्य बहुत स्पष्ट है कि मुझे अच्छे पैसे बनाना है। इसी वजह से पॉलिटिकल पोस्टिंग हो रही है। इसी वजह से जो है वो अधिकारी जो हैं वो किसी को दंड नहीं दे पा रहे हैं, किसी के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं। इसमें एक जिसके मूल में कारण ये है कि हम लोग प्रशासकीय अधिकारी के बतौर पेश नहीं आना चाहते हैं। हम भगवान बनना चाहते हैं। हम हर किसी के मुंह से सुनना चाहते हैं कि साहब वो तो भगवान टाइप ऑफिसर है। हमें भगवान टाइप ऑफिसर बनने के लिए किसने कहा है? हमारे पहली जिम्मेदारी है कि हम एक अच्छे प्रशासकीय अधिकारी बने और जो मुझसे अपेक्षा की जाती है वो मैं काम करूं। आज स्थिति ये है कि वरिष्ठ अधिकारी अपने कनिष्ठ को टोकने में अपने आप को असहाय महसूस करता है। मीटिंग्स में जो है बड़े वरिष्ठ स्तर पे बैठे अधिकारी कहते हैं एसपी की तरफ मुखातिब होके कि प्लीज़ डोंट माइंड, मतलब उसे जो है अपनी ऑब्जर्वेशन देने में ये डर लगता है कि सामने बैठा अधिकारी है वो कहीं बुरा ना मान जाए। पहले जो वरिष्ठ अधिकारी का जो रवैया रहता था वो परिवार में मुखिया जैसा होता था,
जैसे मान लो हमारा बच्चा कोई गलती करता है तो उसे डांटने में मुझे और किसी को पिता को कभी संकोच नहीं होता है। हालांकि आज स्थिति परिवार में भी शायद बदल गई है, आजकल पिता भी कोई भी शायद सोचने के लिए विवश हो गया है कि पिता अब दोस्त हो गए हैं बच्चों के, अब वो बाप नहीं रहे, दोस्त हो गए हैं। दोस्त होना भी ठीक है, कोई बुराई नहीं है, दोस्त होना बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, लेकिन यदि वो अपनी सही बात पे सही समय पे टोक नहीं पाता है तो वो अपने पिता का कर्तव्य पूरा नहीं कर रहा है। तो दोस्त बन के भी उसे समय पे टोकना है, डांटना है, गाइड करना है और उसको सही पाथ पर रखना है। यही जो है ना काम वरिष्ठ अधिकारियों का है। आज स्थिति ये है कि कनिष्ठ अधिकारी जो है ना प्रॉपर वर्दी नहीं पहने हुए हैं और कोई उसके डांटने की स्थिति में नहीं है, आपकी एफआईआर दर्ज नहीं होती है, सामने वाला उसको सस्पेंड करके उसकी डील करने की स्थिति में नहीं है। पुलिस में पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो गया ना। अब हवलदार तो अभी एक ताज़ा किस्सा से नई सरकार का है, हवलदार का ट्रांसफर भोपाल से हुआ है पर्टिकुलर थाने के लिए इंदौर में। तो सर इस स्थिति में क्या, कौन अधिकारी की हिम्मत होगी उस हवलदार को डांटने की? अब ये वर्तमान व्यवस्था तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत है कि एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड होगा और ये अपेक्षा की जाती है कि एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड में लोगों में का कद इतना होना चाहिए कि वो ठीक ढंग से पोस्टिंग करें। प्रकाश कुमार, they should not become the rubber stamp। प्रकाश कुमार जो उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई थी पुलिस सुधार को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस भी जारी करी, कहा गया कि 3 साल तक फील्ड में जो एक पोस्टिंग हुई 3 साल तक नहीं हटाया जाएगा। आप देख लीजिए 2-2.5 महीने, सुबह ट्रांसफ़र, फिर शाम को ट्रांसफ़र, फिर 4 दिन बाद ट्रांसफ़र। तो कहाँ कोई गाइडलाइन मानने को तैयार है किसी की? मेरे ख्याल से अब हम इस मकड़ जाल से बाहर निकल के हमें दूसरी सोच से चलना पड़ेगा। हमें टेक्नोलॉजी का सहारा लेना होगा। बेसिकली आज की पुलिस देखी जाए तो आप यदि पुलिस के एक खाका खींचना चाहें तो आप क्या खाका खींचेंगे? यदि मैं एज ए सीनियर पुलिस ऑफिसर के बतौर यदि मैं खाका खींचना चाहूँगा तो मैं अपनी पुलिस को जो है ओवरबर्डन्ड पाता हूँ, मैं अपनी पुलिस को ओवर स्ट्रेस्ड पाता हूँ, मैं अपनी पुलिस को जो है पूरी तरह से सक्षम और स्किल्ड नहीं पाता हूँ। मुझे लगता है कि हमारी पुलिस जानबूझ के रूड व्यवहार करती है जिससे आपकी एफआईआर ना लिखना पड़े। मैं ये महसूस करता हूँ कि अपराध को नियंत्रण करने की उसकी क्षमता नहीं है, तो वो स्टैटिक्स को नियंत्रण करने में ज़्यादा विश्वास रख रहा है। हर अपराध पुलिस के लिए चुनौती होना चाहिए, लेकिन पुलिस उस चुनौती को स्वीकार करने के बाद उसको नकारने में लगी हुई कि एफआईआर ना लिखना पड़ा तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो ज़्यादा आसान है। आंकड़ों को नियंत्रण करना अपराध के नियंत्रण करने से ज़्यादा आसान होने के कारण लोग आप ऐसा कर रहे हैं और पुलिस को यही नहीं मालूम है, इट इज़ सफरिंग फ्रॉम लो सेल्फ स्टीम। जो कोई होता है वो उसको आंख दिखा रहा है, एवरीबडी जो उसके ऊपर गुर्रा सकता है वो गुर्रा रहा है, वो अपनी खुद की नज़रों में लो सेल्फ स्टीम में है, वो अपनी खुद की नज़रों में अपने बच्चों की नज़रों में अपने आप को बहुत सम्मानजनक नहीं पा रहा है। अब यहाँ तक स्थिति ये बनी है कि हॉस्टाइल एनवायरनमेंट के कारण वो बीमारियों से सफ़र हो रहा है और यहाँ तो छोड़ दीजिए, बीमारियाँ तो छोटी चीज़ हो गई हैं, इवन कमिटिंग सुसाइड। सो ये पुलिस का खाका बन रहा है, बहुत ज़्यादा तनाव में। आज जो है एफआईआर दर्ज कराना अपने आप में एक चुनौती है। रेप मर्डर साथ में होता है, ऐसे केसेस की भी 4-4 महीने बाद एफआईआर दर्ज होती है। ये गलती करने वालों के विरुद्ध कोई सक्षम कार्रवाई नहीं होती है। तो हम एक व्यवस्था पेश कर रहे हैं, एक बौनी व्यवस्था को पेश कर रहे हैं। सर सुधार इन्हीं संसाधनों में क्या सुधार? एक सक्षम व्यवस्था हम कह रहे हैं, इसमें कुछ की जरूरत नहीं है, सिर्फ विजन और सोच की जरूरत है। वो विजन क्या होना चाहिए? मैंने उस मिशन और विजन का नाम दिया है क्राइम फ्री इंडिया इज डूएबल। क्या सच में भारत क्राइम फ्री हो सकता है? ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण सवाल आपने पूछा है। इसका आंसर है यस और नो। यस इसलिए क्योंकि हमने जो है ना ये विजन बनाया है, और नो इसलिए कि आपने पढ़ा होगा कि जहाँ 4 बर्तन होते हैं वहाँ आवाज़ करते हैं। आपने ये भी सुना होगा कि इन ए सोसाइटी व्हेन पीपल लिव टुगेदर क्राइम इज ए नेचुरल कॉन्सिक्वेंस। तो क्या क्राइम मुक्त जो है भारत या क्राइम मुक्त समाज की परिकल्पना वर्तमान सोशलॉजी के तहत संभव है? क्योंकि ये कल्पना महात्मा गांधी ने भी की थी, अपराध मुक्त देश। नहीं, आपको मैं अभी बताता हूँ, जल्दी से अनफोल्ड करूँगा इसको। अब इसमें 2 इश्यूज हैं, 2 तरीके के अपराध होते हैं। एक अपराध होता है जो कि स्पर ऑफ द मोमेंट में होता है,
आपने मुझे गाली दी, मैंने उठाया और आपको शूट कर दिया। इसमें कोई प्लानिंग नहीं है। ऐसे अपराध को शुरू में नहीं रोका जा सकता है, लेकिन बाद में ये अपराध भी रुकेंगे जब व्यवस्था में वो होगा, थोड़ा सा ट्रस्ट आएगा, विश्वास आएगा, तो ये अपराध रुकेगा, शुरू में नहीं। लेकिन शुरू में पहले वो अपराध रुकेंगे जो कि इंसेंटिव और स्कीम के तहत किए जाते हैं। मतलब जहां पर अपराध करने के पीछे एक मकसद होता है, एक स्कीम होती है, उससे कुछ धन पाने की इच्छा होती है, उसको क्राइम इज यूज एज ए लाइवलीहुड। ऐसे ऑफेंसेस को जल मूल से जो है ना दूर किया जा सकता है। और जैसे जैसे सिस्टम आगे बढ़ेगा तो फिर ये दूसरा तरीके का जो अपराध है, जो कि स्पर ऑफ द मूवमेंट में होता है, रिएक्शनरी मूवमेंट होता है। आज स्थिति यह है कि हम और आप सभी चलते फिरते बॉल्कनो हो गए हैं। हमारे अंदर इतना स्ट्रेस जो है ना अंदर समा गया है कि वी गेट ट्रिगर्ड विद द अनरिलेटेड थिंग्स। तो इसके लिए हमने एक 5 pronged स्ट्रेटेजी बनाई है, जिस पर बहुत तेज़ी से काम कर रहा है। यदि ईश्वर ने चाहा तो इसकी जो है आधारशिला हम 1 साल में रख पाएंगे। इस स्ट्रेटेजी का पहला हिस्सा है, इट विल डिस्कवर द क्राइम वेदर इट इज रिपोर्टेड, मे नॉट बी रिपोर्टेड और मे नॉट बी रजिस्टर्ड। तो यदि अपराध का पंजीयन भी नहीं हुआ है, हो सकता है अपराध की रिपोर्ट भी ना की गई हो, ऐसे अपराध को भी पैटर्न और वहां से खोज निकाला जाएगा। जैसे ही मालूम पड़ेगा कि अपराध हुआ है, बैकएंड इंटेलिजेंस, बैकएंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल वर्क फॉर एक्यूमुलेशन ऑफ एविडेंसेस, और वो इतने एविडेंस इकट्ठा करने में सक्षम होगी कि आज की पुलिस तो केवल 27 का मेमोरेंडम और कुछ बयानों के अलावा कुछ करती नहीं है। उसके पास जो है, यदि वो चाहेगी तो वो पूरा ये यहाँ तक कि इतने बजे घर से निकला, फिर उसने ये किया, फिर वो किया, फिर ऐसे अपराध किया, इसके भी पूरे एविडेंसेस कोर्ट में पेश कर सकती है। ऐसी सक्षम जो है ना व्यवस्था, तो वो ऐसी व्यवस्था के तहत प्रचुर एविडेंस होंगे, जिसमें ना केवल डिटेक्शन 100% होगा, बल्कि लगभग 100% कन्विक्शन पर भी हम पहुंचेंगे। आने वाले समय में प्रेडिक्टिव एनालिसिस के माध्यम से हम ये अनुमान लगा सकेंगे कि क्रिमिनल्स का नेक्स्ट मूव क्या होगा, और संभवतः हम मेजॉरिटी ऑफ केसेस में क्राइम घटित होने के पहले उसे पकड़ सकेंगे। और उसका 5वां जो पॉइंट है वो है कि आज की व्यवस्था में बहुत सारी पॉपुलेशन के पॉकेट्स ऐसा महसूस करते हैं कि उनके लिए ज़िंदगी बहुत कठिन है। संभवतः जेल में ज़िंदगी उनको बाहर की ज़िंदगी से बेहतर लगती है, ज़्यादा आसान है। जब तक ये रहेगा तो दिस इटसेल्फ इज ए इंसेंटिव टू कमिट क्राइम। तो हमें ऐसी पॉकेट्स को कि वो पकड़ी जाए और जेल में जाए, इसके बाद हम उसे सुधार की बात करें, हम उस पॉकेट को आइडेंटिफाई करके जापान में भी ऐसा हो रहा है। जापान में बहुत बुजुर्ग लोग जो है वो छोटा मोटा क्राइम करके जेल में जाना चाहते हैं, क्योंकि जेल में ज़्यादा ढंग से सुविधा होती है उनकी। लेकिन ऐसी स्थिति नहीं बनना चाहिए। ऐसे पॉकेट्स को यदि हम आइडेंटिफाई करके उन तक पहुंच के और उनकी समस्या को हम दूर कर देंगे, तो हम एक अपराध मुक्त भारत का निर्माण कर सकेंगे। मैं जो है आपके माध्यम से आम जनता को सूचित करना चाहूँगा कि अभी 28 यूनिवर्सिटी के लगभग 1,500 जो है स्टूडेंट हमारे साथ काम कर रहे हैं। इसके नट एंड बोल्ट्स मैन्युफैक्चरिंग में हैं। यदि ईश्वर ने चाहा तो 1 साल के अंदर हम एक बहुत मजबूत आधारशिला के साथ पेश होंगे, और धीरे धीरे हम अपराध मुक्त भारत के निर्माण में इन्हीं नियमों के तहत, इन्हीं संसाधनों के तहत एक मजबूत व्यवस्था को पेश कर पाएंगे। बहुत सारे पुलिस के वो कानून हैं जो अंग्रेजों के ज़माने के बने हुए कानून हैं, जो अब कोई मायने नहीं रखते हैं। और दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे अपराध होने लगे हैं जो आज से 25 साल पहले या 30 साल पहले नहीं होते थे, मसलन साइबर क्राइम या बैंक की ऑनलाइन धोखाधड़ी। तो पुराने कानूनों को रद्द करके नए कानून बनाने की आवश्यकता क्या पुलिस रिफॉर्म्स में के लिए ज़रूरी नहीं, और आप जिस अपराध मुक्त भारत की बात कर रहे हैं उसके लिए ज़रूरी नहीं? देखिए, मेरी जो परिकल्पना है, अभी ना तो हम पुलिस ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, ना हम पुलिस के लिए नए कानून की बात कर रहे हैं। हालांकि ये दोनों आवश्यक होंगे। हम ये कह रहे हैं इन्हीं कानून के तहत, इसी व्यवस्था के तहत, इसी मैन पावर के तहत क्या हम परिवर्तन ला सकते हैं। सर, जो आपने कहा कि जो अपराध रजिस्टर्ड भी नहीं होगा, जो अपराध रिपोर्टेड भी नहीं होगा, उसको भी हम पहचान लेंगे। हम उसको पहचान लेंगे कैसे? देखो, मैं एक बड़ी सिंपल सी बात बताऊं। आज आपका जो है मोबाइल यदि या कोई भी चीज़ गुमती है, चोरी चली जाती है, वर्तमान व्यवस्था में हम सीनियर ऑफिसर भी
अपराध की वर्किंग के फेवर में ही काम कर रहे हैं। यदि आप चोरी की रिपोर्ट करना चाहते हैं तो आपकी कोई कहीं रिपोर्ट लिखने के लिए तैयार गुमने की नहीं रिपोर्ट है। लिखेंगे, वो कहेंगे तो कि आपसे गुम गया, ऐसा लिखा आप दो। तो जो है ना, यदि आप लॉस्ट की रिपोर्ट लिखना चाहते हैं तो आप पोर्टल पे दे दीजिए, 2 मिनट में आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, आपको जो है ना अपना बीमा पासपोर्ट मिल जाएगा, आप आपको बीमा बीमा ले मिल लीजिए। जाएगा, आपका काम बन जाएगा, आप भी जो है ना उससे संतोष कर लेते हैं। लेकिन और हम जिन जो है ना चोरों को पकड़ लेते हैं, हमें ये इस बात की भी लज्जा नहीं आती है कि हम सामियाना लगा के उसके मोबाइल वापस करते हैं। क्या हमारी पुलिस को ये नहीं मालूम है कि ये चोरी किया गया था? क्या हमारी पुलिस जो है उनको ऐसे ही छोड़ देती है क्या? जो क्रिमिनल पकड़ में आने के बाद भी हमने उनको ऑफ सीन जाने का मौका दे दिया है, सर, ये क्राइम को बढ़ाने में कितना बड़ा काम कर रहा है। इंदौर में सर 5 चेन स्नेचर्स पकड़ा है पिछले दिनों, और उन 5 चेन स्नेचरों ने 27 जगह से चेन लूटना स्वीकार किया, जिसकी कहीं रिपोर्ट नहीं थी, किसी थाने में रिपोर्ट नहीं थी। रिपोर्ट लिखाने लोग गए थे, लेकिन थाने ने रिपोर्ट ही नहीं लिखी थी। कहा था कल आना, परसों आना, टीआई साहब नहीं है, दीवान जी नहीं है, फलाना नहीं है, ठिकाना नहीं है। और उनने जब बरामद हुई उनसे चेन, तो वो जो चेन लूटी गई थी वो कहीं रिपोर्टेड नहीं थी। ये सिस्टम है। नहीं, तो मेरा कहना ये है कि जैसे अभी 27 का मालूम पड़ गया है और 5 रिपोर्टेड थी, मतलब 22 अनरिपोर्टेड थी। आपने ही खुद इस बात को स्वीकार किया कि फरियादी जो है थाने तक गया था। क्या फरियादी की रिपोर्ट ना लिखने के लिए बहुत सख्त कार्रवाई हुई? क्या उन सभी को सस्पेंड कर दिया गया? जिस दिन हम इस सस्पेंशन की कार्रवाई करेंगे उस दिन अगले दिन से सभी जो ना रिपोर्ट लिखना चालू हो जाएंगे। हमने जैसे शुरू में कहा है कि हम लोग वी लीडर ऑफ द पुलिस फोर्स, वी आर इन फेवर ऑफ वर्किंग। तो हम वो उस व्यवस्था को बनाने में घबराते हैं जिससे कि क्राइम का कॉग्निजेंस हो और स्टैटिक्स बढ़े, क्योंकि हम अपने आप को कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हैं कि हम उसको डिटेक्ट कर पाएंगे, तो हम आंकड़ों पे विश्वास देते हैं। अदरवाइज ये बताइए, वाई शुड नॉट बी माई ऑप्शन कि हमारा चोरी गया या गुमा है? हमें दोनों ऑप्शन मिलना चाहिए। वाई देयर इज ओनली वन ऑप्शन, लॉस्ट? ऐसा पोर्टल बना के क्या लीडर्स ने अपने आप से पहले से ही वर्किंग के फेवर में अपना वोट नहीं दे दिया? क्या ये व्यवस्था हमको तत्काल नहीं बदलना चाहिए कि आप तत्काल ही वहां पे लॉस्ट और थेफ्ट दोनों को उसी पोर्टल पे दे सकें? आपको दूसरी जगह जाने की क्या जरूरत है? तो मैंने ये बात अपने किसी वरिष्ठ अधिकारी से बात हो रही थी, ही सेड कि सर देयर इज ए कंप्लेंट, यू कैन मेक ए कंप्लेंट। हमने कहा चलो यदि हम कंप्लेंट कर देंगे तो एफआईआर की गारंटी है क्या? बोला नहीं साहब वो तो नहीं है। तो एफआईआर की गारंटी क्यों नहीं है? सुप्रीम कोर्ट जब कहता है कि यदि मजनून से अपराध बनता है तो अपराध कायम करना थानेदार की जिम्मेवारी है। सुप्रीम कोर्ट तो कहता है कि रिपोर्ट हर हालत में लिखी जानी चाहिए, अगर रिपोर्ट नहीं, गलत है तो आप फिर उस पर कार्रवाई करिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। वर्तमान नियम भी यही कहता है कि आप जो है यदि किसी ने फर्जी रिपोर्ट की है, गलत रिपोर्ट की है, तो आप उसके विरुद्ध 182, 211 की कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन आपने अपने डिस्क्रिप्शन को इतना स्ट्रेच कर दिया है कि आप अपराध पंजीयन के लिए तैयार नहीं है। आप कहते हैं हम पहले जांच करेंगे। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि पहले आप रिपोर्ट लिखिए। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा क्लियर वो डायरेक्शन है कि यदि इंफॉर्मेशन का मजनून किसी अपराध की एट्रीब्यूट्स को कवर करता है और उससे अपराध का घटित होना परिलक्षित होता है, तो यू हैव नो डिस्क्रिशन, यू हैव टू रजिस्टर द ऑफेंस। किन परिस्थितियों में जांच कर सकते हैं ये भी उस डिसीजन में कहा है, मतलब कहीं उन्होंने लैटिट्यूड दिया है कि इन पर्टिकुलर केसेस में आप जांच कर सकते हैं, उसको छोड़ के आपको जांच करने का अधिकार नहीं दिया है। इसके बावजूद भी हम नहीं कर रहे हैं। यही सुधार की तो जरूरत है सर। ये सुधार, इसमें कोई सुधार की जरूरत नहीं है। जो इसका कंप्लाई नहीं कर रहा उसको सस्पेंड करिए, कल से सुधार हो जाएगा। इसमें किस सुधार की जरूरत है? उसमें किस गठन की जरूरत है? वो बाकी सुधार मेरी तरफ जरूरत है, जिससे कि जो हमारा सुधार है, वी आर वर्किंग ऑन द डी-वर्डनिंग ऑफ द पुलिस, वी आर वर्किंग ऑन द डी-स्ट्रेसिंग ऑफ द पुलिस, वी विल टेक अवे 90% बर्डन ऑफ द पुलिस। हमारी पुलिस जो है वो जो है 10% काम करके भी 100% ऑफेंस को डिटेक्ट करेगी। उसको कंपल्सरली वीकेंड मिलेगा, हॉलिडे। वो जो है ना उसकी तौंद बड़ी हुई नहीं होगी, वो स्मार्ट चलेगा, स्मार्ट बोलेगा, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट होगी, उसके पास अपने परिवार के साथ समय बिताने के लिए पर्याप्त समय होगा, और इसके साथ ही वो 100% ऑफेंसेस को ना केवल डिटेक्ट करेगा बल्कि कन्विक्शन भी करेगा। मतलब वो आपने जो कल्पना सुनाई सर, ऐसी पुलिस तो हमने सिर्फ फिल्मों में देखी है। सिंघम, आप तैयार हो जाइए, सिंघम में भी बहुत सारी चीजें नहीं हो पाती हैं, ये व्यवस्था वो भी करके देखेगी।
वी विल नॉट ओनली द कैप्चर एविडेंसेस, इफ रिक्वायर वी विल फिल द गैप जहां पे कैप्चरिंग नहीं हो पा रही है। एंड ये जो व्यवस्था है इट इज ऑलरेडी इन मैन्युफैक्चरिंग। आप इस दिशा में क्या काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं? आपने कहा कि 28 यूनिवर्सिटी को मैंने जोड़ा है। बेसिकली इसमें हमने पूरे कॉन्सेप्ट को छोटे प्रोजेक्ट्स के रूप में बनाया है और उस पर काम चल रहा है, ठीक है ना। उसमें जो है टेक्नोलॉजी जो है ना बन रही है, बड़े संख्या में इसमें टेक्नोलॉजी का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का यूज होगा। लगभग भारत की पूरी पॉपुलेशन प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से इससे जुड़ेगी। या तो वो ऑब्जर्वर के रूप में जुड़ेगी या वो वॉलंटियर के रूप में जुड़ेगी। और इस व्यवस्था के तहत जो है उसको बहुत इंसेंटिव भी दिए जाएंगे। जैसे एज्यूम करिए कि आप एक ऑब्जर्वर हैं और आपने एक अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, जैसे सिस्टम ने उसको क्रॉस वेरीफाई कर, हे मिस्टर श्रीवास्तव, यू हैव डन गुड जॉब, यू हैव अर्न 500 रुपीज कैश वाउचर्स एंड दिस कैश वाउचर विल बी ट्रांसफरेबल। तो यदि आप चाहें तो आप किसी को भी गिफ्ट कर सकते हैं एंड देन जो है ना इट इज इक्विवेलेंट टू द वन। तो आप नागरिक को भी एक उत्तरदायित्व बोध के साथ बनाना चाहते हैं कि उत्तरदायित्व बोध उसमें नहीं, दे आर बीइंग इंटीग्रेटेड इन ए बिग वे। और ऐसा नहीं है, चाहे हमारे पास वॉलंटियर बाकी जगह हो चाहे ना हो, जहां अपराधी रह रहा है, जहां अपराधी चल रहा है, जहां अपराधी जा रहा है, वहां हमारा जरूर वॉलंटियर। सर यह आपका सिस्टम और हमारा जो सिस्टम है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का, राजनीतिक हस्तक्षेप का, वो आपस में टकराएंगे नहीं क्या उस दौरान? नहीं, इसमें कोई टकराहट ही नहीं है। वो तो किसी से कष्ट नहीं मांग रहा है, वो किसी से कुछ काम कर नहीं कर रहा है, वो किसी को पोस्टिंग नहीं कर रहा है, वो किसी के ट्रांसफर के लिए नहीं कह रहा है। जिस अपराधी को पकड़ा, इसमें बताइए पॉलिटिकल, जिस अपराधी को पकड़ा तो उसके लिए विधायक साहब का भी फोन आना है, मंत्री जी का भी फोन आना है। आप कहोगे तो हम उसे पकड़ेंगे ही नहीं, हम सिर्फ एविडेंस सीधे कोर्ट में दे देंगे। यदि आपको इतनी तकलीफ है तो आजकल जो है ना कहा गया है कि अरेस्ट करने के लिए का डिस्क्रिशन पुलिस के पास है। सो वी विल से कि यदि आपको बहुत पॉलिटिकली इनकन्वीनियंट हो, डोंट अरेस्ट ए पर्सन, बट हम इतने इनफैलिबल एविडेंसेस कोर्ट में पेश करेंगे, उसका कन्विक्शन इज सर्टेनिटी। आजकल तो पुलिस के केस जो कोर्ट में जाते हैं उसमें कन्विक्शन के बारे में कह ही नहीं जा सकता कि कन्विक्शन होगा नहीं होगा, बाद में सबूत ही नहीं मिलते हैं, या कई बार तो जांच अधिकारी ठीक से जांच ही नहीं कर पाता, डायरी नहीं लिख पाता, और पुलिस के न्यायालय टिप्पणी कर देती है कि भाई इसकी जांच ठीक से नहीं हुई है या सबूतों के अभाव में रिहा किया जा रहा है। मैं एक शेयर करता हूँ, मैं DIG फायर सर्विसेज था और एक हमारे SP रैंक के ऑफिसर थे, उनकी बहुत शिकायतें थी, हमने उसकी जांच की। हमारी जांच के आधार पर उनके खिलाफ 4 अपराध रजिस्टर हुए। 10 साल तक जो है उसमें ऐसे ही कुछ लीला पोती चलती रही, बाद में उसमें FR काट दिया गया। एक प्राइवेट सिटीजन आगे गया, उसने कहा साहब इसमें कैसे FR काट सकते, तो DIG रैंक के ऑफिसर ने पूरे एविडेंस ऑलरेडी दिए हुए हैं, तो कोर्ट ने उसको दोबारा रेफर किया गया, बाद में उसमें चालान कटा। इन 10-20 साल निकलने पे भी पुलिस ने उसमें धेले भर का काम नहीं किया। क्या ये उसका, वो जिसने ये काम नहीं किया इन्वेस्टिगेशन का, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो सब एविडेंस प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में ही इकट्ठे करके दे दिए गए थे, क्या ऐसे पुलिस अधिकारी को कई चरित्र जो है आपराधिक कृत्य की श्रेणी में नहीं आता है? क्या उसने ये मुफ्त में किया है या पैसे लेके किया है? जो सुपरवाइजरी ऑफिसर है उन्होंने जो है जो फेवर किया है वो पैसे लेके किया है? तो क्या ऐसे पुलिस अधिकारी, इन विवेचक और उनके पर्यवेक्षकों को, पर्यवेक्षण अधिकारियों को अभी जो है ना उनको प्रोसिक्यूट करके जेल क्यों नहीं भेजा जाना चाहिए? जब तक कोर्ट ऐसा इसका कॉग्निजेंस नहीं लेगी तब तक, जब तक कि जो है ना इस तरीके के विवेचक जिनके चरित्र से ये पूर्णतया स्पष्ट हो रहा है कि उन्होंने इसमें घपला किया, इसमें भ्रष्टाचार किया है, जब तक उसका कॉग्निजेंस लेकर जेल में नहीं जाएंगे तब तक जो है इस व्यवस्था में सुधार बहुत मुश्किल जाएगा। और जो लोग जेल में जाना चाहिए वो अभी सिस्टम के आइकॉन बने हुए हैं, तो वो आइकॉनिक वैल्यू भी गलत जा रही है। अच्छा व्यक्ति कहीं दड़बे में बैठा हुआ है, जो व्यक्ति जिसको जो है ना, जिसमें चरित्र है, जिसमें दम है, जो अच्छी कार्रवाई कर सकता है, वो जो है ना किनारे बैठा हुआ है, और जो गंदे और बुरे चरित्र के लोग हैं वो आइकॉन बने हुए हैं। दे आर रिप्रेजेंटिंग सोसाइटी, दे आर बिकमिंग द फेस ऑफ एवरीथिंग। क्या हम एक सक्षम भारत का निर्माण और उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं? आई थिंक फ्रेंड्स इज डूएबल। क्या भारत कभी महान बन पाएगा? भारत पक्का महान बनेगा, और वो भी 5 साल के अंदर बनेगा, और मेरी गारंटी के साथ बनेगा। तब तक मैं एक स्वतंत्र नागरिक हूंगा। चलिए, आपसे मैं इस विषय पर बहुत लंबी अगली चर्चा करूंगा कि भारत कैसे महान बनेगा। मैं अपने दर्शकों मैं आपको ये बात गारंटी से कह रहा हूं कि भारत महान बनने जा रहा है और उसमें आपकी भी सक्रिय भूमिका होगी।
बहुत धन्यवाद मैथिली शरण गुप्ता आपका दर्शकों से बात करने के लिए। और हम सब उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही भारत अपराध मुक्त होगा, और हम विश्वास भी करते हैं कि जब तक मैथिली शरण गुप्ता जैसे ईमानदार और सख्त ऑफिसर हमारी फोर्स में हैं, तब तक हम ये उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिनों में भारत अपराध मुक्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा ज़रूर बताइए। देखते रहिए डिजाइनर न्यूज़। खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार।